हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, इस वाली वीडियो को मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं। एक्चुअली में हुआ क्या था कि पिछली 2 बार जब मैंने वीडियो बनाई थी वो मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरा कैमरा ऑफ हो चुका है, क्योंकि इसकी मेमोरी फुल हो चुकी थी। तो फुल हो गई तो इस चक्कर में क्या हुआ कि वीडियो रुक जाता था और मुझे पता नहीं चलता था। इसीलिए मैं इस वीडियो को तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। होपफुली इस बार हो जाएगा, क्योंकि मैंने मोबाइल से सारा डेटा गायब कर दिया इस बार। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे कुछ तीखे सवाल पूछ लेता हूँ। तीखे सवाल ये हैं कि बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 30.000 में आपको बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। देखो, पॉइंट के बाद आने वाले ट्रेलिंग जीरो, एंडिंग जीरो, ये सारे एंडिंग जीरो हैं। इनके बाद में तो कुछ नहीं है, ये सारे एंडिंग जीरो, ये तीनों क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये तीनों सिग्निफिकेंट है और 3 भी सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि 3 क्या है? एक नंबर है। और कैसा नंबर है? नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो बच्चों, नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो होने की वजह से ये हो जाएगा सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। तो ये 3 सिग्निफिकेंट हो गए और ये सिग्निफिकेंट हो गया। तो 2 सिग्निफिकेंट के बीच में आने वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है। मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? इसमें सारे के सारे जो फिगर्स हैं वो सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 5, तो इसमें हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, ये बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। 20.00005, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। 2 सिग्निफिकेंट के बीच में आने वाले सारे जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। ये सिग्निफिकेंट, ये 2, ये तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्योंकि दो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो नहीं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आने वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। नाउ यू 0.0020156, बताओ ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये वाले जीरो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं, लेकिन ये ट्रेलिंग जीरो, एंडिंग जीरो नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो, ये 4 सिग्निफिकेंट। और 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आने वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, तो इसमें हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ये बात आपको समझ आ गई बच्चों? ये बात आपको समझ आ गई। नाउ विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.0300125, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? क्योंकि ये 0 पॉइंट के बाद आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट होगा? नो नो नो, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये सिग्निफिकेंट तभी होता है जब ये एंडिंग जीरो होता, ट्रेलिंग जीरो होता, पॉइंट के बाद आने वाला एंडिंग जीरो। लेकिन ये एंडिंग जीरो नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, 4 सिग्निफिकेंट। और दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आने वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। आर यू गेटिंग what I am going to say? Now it is easy question. 5.000. How many significants are there? So there are 4 significant figure, because the trailing zero means ending zero after the decimal point. डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये एंडिंग जीरो ही हैं, ये सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे 3 और एक नॉन जीरो, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो चुके हैं। ओके बच्चों, नाउ आई विल आस्क वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 0.00110, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर? देयर आर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। वाई? बिकॉज ये 0 पॉइंट की बात तो आ रहे हैं, लेकिन ये ट्रेलिंग जीरो, एंडिंग जीरो नहीं है। ट्रेलिंग जीरो मतलब एंडिंग जीरो, ये एंडिंग जीरो नहीं है पॉइंट के बाद आने वाले, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लेकिन ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद आ रहा है और एंडिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो है, इसीलिए ये सिग्निफिकेंट होगा। और ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आने वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो चुके हैं बच्चों, प्यारे बच्चों। नाउ एक इजी क्वेश्चन, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5000 में कितने? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ओनली 1। क्या ये 0 पॉइंट के बाद आ रहे हैं? नहीं। क्या ये 0 एंडिंग जीरो है, पॉइंट के बाद आने वाले एंडिंग जीरो है? नहीं है।
तो ये पॉइंट के बाद आने वाले एंडिंग जीरो नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसमें सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर है 5। एंडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते जब तक कि वो पॉइंट के बाद आने वाले एंडिंग जीरो नहीं हो। लेकिन इसी को मैं यदि ये पूछ दूँ 5 पॉइंट, अभी मैंने पॉइंट लगा दिया 5.000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें है 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद आने वाले तीनों जीरो कैसे हैं? एंडिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो है, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट हो जाएंगे और ये नॉन जीरो भी सिग्निफिकेंट। टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो जाएंगे। लेकिन यदि 5000 लिखता हूँ डायरेक्टली, 5000 क्या है? एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रखता है, जबकि 5.000 ये 5.000, 5 पॉइंट के बाद 3 जीरो हैं जो कि एंडिंग जीरो है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। नाउ वन इजी क्वेश्चन, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट्स आर देयर इन दिस नंबर? देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे क्योंकि ये पॉइंट के बाद आने वाले एंडिंग जीरो नहीं है। यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है, तो पॉइंट के बाद कैसे आएंगे? पॉइंट नहीं है, तो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं जो कि नॉन जीरो नंबर्स हैं। ओके बच्चों, 1 2 150.000, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? कैन यू प्लीज टेल मी? बच्चों ये चारों नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होंगे। यस, पॉइंट के बाद आने वाले एंडिंग जीरो, ये एंडिंग जीरो पॉइंट के बाद आने वाले, तो ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, ये 5 सिग्निफिकेंट और ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट। 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आने वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू? आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, are you getting the point? What I'm going to convey to you? Okay, now we'll discuss some examples, some peacock examples. More means peacock examples. Okay, I'll have to extend the stand, otherwise, woo! Now I will have to check the camera whether I'm coming in the camera or not. I'll have to check the camera again because I have done some modification. Let me check. Yes, I'm under the camera. Yes, and video is going on. So now I'll ask one more question. The question is 15430.0000. How many significant figures are there? 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हो गए, और ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट के बीच में आने वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एनी डाउट? नो डाउट। एनी डाउट? नो डाउट। एनी डाउट? नो डाउट। तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए थी, जो कि आपको आ भी गई है, नाउ आई विल आस्क वन मोर क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस नंबर? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट्स आर देयर? दिस इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये रहा 5 जो है ना, यहाँ पे 10⁵ जो 5 है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो 10⁻ में कुछ भी लगा हो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, मतलब इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। 10⁵ नो सिग्निफिकेंट फिगर, ओनली हेयर वी विल फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। नाउ आई विल आस्क वन मोर क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस नंबर? 2.12 multiplied by 10⁻11. So there are only 3 significant figures. These 3 are significant and the power of magnitude is never under the significant figure. So this is not the significant figure. ये significant figure नहीं है, only ये 3 ही significant figure है। Okay? Order of magnitude कभी भी significant figure के अंडर नहीं आता। अब some more question. Now I'll ask one thing. Please add these number. Plus 2.121345. How will you add? You will use this method ना बच्चों? आप यही मेथड लगाओगे ना, बच्चों वाला मेथड लगाओगे ना बच्चों, क्योंकि आप बच्चे हो तो बच्चों वाला मेथड लगाना बनता है। ठीक है, ऐसा मेथड लगा के इसको ऐड करोगे
तो ये आ जाएगा इस तरह से आएगा ये 1 2 3 4 2 4 6 8, ये वैल्यू आएगी 8.46, ये ऐड करने पे 8.462545। क्या यही आंसर होगा इसका एडिशन का? क्या यही आंसर होगा? नहीं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या रूल होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जो होता है उसमें पॉइंट के बाद उतने नंबर आने चाहिए जितने एडिशन या सब्ट्रैक्शन की किसी भी टर्म में पॉइंट के बाद मिनिमम नंबर्स हैं। देखो कैसे, इसमें पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? 2, इसमें पॉइंट के बाद 1, इसमें पॉइंट के बाद 4, इसमें पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से मिनिमम कौन है पॉइंट के बाद? ये 1। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर आना चाहिए, मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर। पॉइंट के बाद एक नंबर मतलब ये सारी चीज़ों को गायब करना पड़ेगा यहाँ से, इन सबको गायब करना है। मतलब एंड क्या है यहाँ पे? 6 है, सबसे पहला नंबर 6 है। 6 के अकॉर्डिंग इसको क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ। 6 कैसा है? ग्रेटर देन 5। यदि कोई नंबर ग्रेटर देन 5 होता है तो इससे प्रीवियस वाली डिजिट जो होती है वो 1 बढ़ जाती है, तो इसका आंसर 8.5 आंसर होगा इसका। ये बात समझ आई? इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा पॉइंट के बाद एक डिजिट तक, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल कहता है, रूल क्या कहता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट वो होगा उसमें पॉइंट के बाद उतनी ही डिजिट आएंगी जितने की एडिशन या सब्ट्रैक्शन की किसी भी टर्म में पॉइंट के बाद मिनिमम टर्म है। बच्चों समझ आई ना बच्चों ये बात? इसमें से पॉइंट के बाद मिनिमम किस में थी? इसमें 2.1 में, मतलब एक डिजिट ही आनी चाहिए पॉइंट के बाद, तो एक डिजिट अपन ने निकाल ली। कैसे? बाकी सारी को राउंड ऑफ करेंगे, और राउंड ऑफ करने का रूल आपको पता ही है, राउंड ऑफ करने का रूल आपको पता ही है। तो चलो राउंड ऑफ के भी 2-3 क्वेश्चन आपसे मैं पूछ ही लेता हूँ, पूछ ही लूँ क्या? 8.1250। अब आपको ये 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना, मतलब ये दोनों डिजिट हटानी है यहाँ से, इनको राउंड ऑफ करके हटा देना है। तो बच्चों 5 के बाद में यदि कोई नॉन जीरो डिजिट होती, 5 के बाद में कोई भी नॉन जीरो, जैसे कि ये नंबर यदि 1.121 ऐसे कुछ होता, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कुछ भी नंबर होता नॉन जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी नॉन जीरो नंबर आ जाता ना, कुछ भी नॉन जीरो नंबर आ जाता ना बच्चों, तो क्या करते अपन, तो क्या करते 5 के बाद में कोई भी नॉन जीरो है तो अपने को ये 5 तो हटाना ही था, तो 5 के प्रीवियस टर्म को 1 बढ़ा दो डायरेक्टली, बिना सोचे समझे 1 बढ़ा दो डायरेक्टली। बट यदि 5 के बाद में 0 आ गया, 5 के बाद में 0 आ गया तो प्रीवियस टर्म के साथ खेल खेलना पड़ेगा। वो खेल क्या होता है? यदि 5 से पहले कोई ऑड होगा नंबर तो उसको ब्रॉड करेंगे, ऑड को ब्रॉड करो, ब्रॉड करने का मतलब 1 इंक्रीज करना पड़ेगा, और इवन है तो जाने दो, इवन है तो जाने दो, यहाँ पर इवन है तो इसको जाने दोगे, इसको 8.12 लिख दोगे। यदि ये 8.1750 होता तो, क्योंकि 5 के बाद 0 है तो 5 वाला रूल लगाना पड़ेगा, और 5 वाला रूल क्या होता है? 5 से पहले यदि ऑड है तो ब्रॉड करना पड़ेगा, 7 ऑड नंबर है तो इसको ब्रॉड करना पड़ेगा, 1 इंक्रीज करना पड़ेगा, 8.18 आंसर हो जाएगा। ओके यदि 5 के बाद 0 है तब ये केस लगाना है, 5 के बाद नॉन जीरो आ गया और यहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है, तो याद रखना उसमें कोई भी चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ 1 बढ़ाना है, सिंपल चेंज करना है। यदि 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है तो 1 बढ़ा दो, यदि नॉन जीरो डिजिट ना हो कि 0 डिजिट है तो रूल लगा दो। 5 का क्या रूल है? यदि 5 से पहले ऑड आता है तो ब्रॉड कर दो, ऑड आता है तो ब्रॉड कर दो। ब्रॉड कैसे करोगे? इस नंबर को 1 इंक्रीज करके, और इवन है तो जाने दो, इवन है तो सेम टू सेम रख दो, उसमें कुछ इंक्रीज वगैरह मत करो। ऑड है तो ब्रॉड करो, इवन है तो जाने दो, 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 जाने दो। ये बात समझ आई? अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 9.000123, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, यस, तो ये 4 सिग्निफिकेंट हो गए, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आने वाले सारे जीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये 3 भी सिग्निफिकेंट हो गए। तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 significant figures are there. In this number, there are 7 significant figures. Now I'll ask one more question. 5 to 0.00. How many significant figures are there? पॉइंट के बाद में आने वाले ट्रेलिंग जीरो, पॉइंट के बाद में आने वाले एंडिंग जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। जो पॉइंट के बाद भी आ रहे हैं और एंडिंग जीरो भी हैं, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे दोनों, तो ये 2 सिग्निफिकेंट ये हो गए, और नॉन जीरो भी सिग्निफिकेंट हो रहे हैं, 2 सिग्निफिकेंट ये हो गए। और इस वाले जीरो के बारे में क्या ख्याल है आपका?
ये मेरा ख्याल तो बहुत अच्छा है इसके बारे में। ये ख्याल है कि ये भी सिग्निफिकेंट होगा। क्यों? क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आने वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पर टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो चुके हैं। बधाइयों बधाइयों, सिग्निफिकेंट फिगर हुआ है। बधाइयों, सिग्निफिकेंट फिगर हुआ है। Now we'll ask one more question. If you are just changing the units, आप सिर्फ यूनिट चेंज कर रहे हो तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हो सकते। यदि इसको ऐसे लिख दोगे, में लिख देता हूँ, क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हुए? ये यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। और इधर कितने सिग्निफिकेंट? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हुए? नहीं, और होने भी नहीं चाहिए थे। मात्र यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हो सकते, इस बात को ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। 5.0 किलोमीटर, इसको मैंने मीटर में लिख दिया 5000 मीटर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1। तो ऐसा नहीं हो सकता। सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ यूनिट चेंज करने से चेंज नहीं होंगे। मतलब इसको लिखने में आपने गलती करी है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा ये दिल। तो चलो गलती को सुधार लेते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना बच्चों। 5.0 इंटू 10⁻3। 10⁻3 में कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। ये हो जाएगा मीटर में, है ना बच्चों? तो ऐसे लिख सकते हो आप। सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेंगे। आपने यूनिट चेंज करी तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हुए। ठीक है। एडिशन बता दिया था मैंने अभी। एडिशन में क्या रूल होता है? सब्ट्रैक्शन का रूल और बता दूं एक बार आपको बच्चों। ये देखो 2.521 सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 2.2। यदि आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.321। ओके, अब ये बताओ क्या ये आंसर सही है? नो, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 3। इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद उतनी डिजिट होनी चाहिए जितनी इन दोनों में से मिनिमम डिजिट है पॉइंट के बाद। तो इसमें मिनिमम डिजिट आ रही है ना, पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रही है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट आनी चाहिए। मतलब इन दोनों को हटाना पड़ेगा। तो इसको कर देते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करना है ये डिजिट, मतलब जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उससे जस्ट नेक्स्ट डिजिट 2 है, जो कि 5 से छोटी है। 2 इज़ लेस देन 5। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर 0.3 आएगा आंसर। क्योंकि अब इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और इसमें भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी, तो मिनिमम वाली लेनी पड़ती है। ओके 5.222 माइनस 4.1, इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो वैल्यू आएगी आपकी 112.1। इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 3। इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या कहता है कि आंसर में उतनी डिजिट होनी चाहिए पॉइंट के बाद जितनी इन नंबर में से मिनिमम है। जितनी इन दोनों में से मिनिमम डिजिट जहाँ पर आ रही हैं वही। तो इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रही है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। इसमें तो ज़्यादा है ना, 3 आ रही हैं, तो 2 होनी चाहिए। 2 मतलब यहाँ तक होनी चाहिए 1.11 तक। तो इस 2 को हटाना पड़ेगा। 2 को राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं? यदि 2 है तो 2 मतलब लेस देन 5, तो इससे पीछे वाली डिजिट सेम रहेंगी। आंसर ये होगा इसका। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। नाउ आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन, दैट इज 4.810 minus 3.2. Now you will find the answer. तो आंसर will be 1.610. इसमें पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स हैं? 3। पॉइंट के बाद में 3, इसमें पॉइंट के बाद 1। तो मिनिमम लेना है अपने को। मिनिमम कितना है? 1। तो मतलब 1.6 ही आंसर होना चाहिए। तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 1 इज़ लेस देन 5, तो इसको 1.6 लिख देंगे डायरेक्टली। यदि आंसर ये आता 1.6
चलो आंसर ये आता गया, मैं दूसरा एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ। 5.999 माइनस 4.10 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1.899 ये आंसर आएगा। और इसमें पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स हैं, इसमें पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स हैं, तो आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होनी चाहिए, मतलब इसको हटाना पड़ेगा। लेकिन ये वैल्यू यदि इसको राउंड ऑफ करना हो तो ये वैल्यू 5 से बड़ी है, 9 इज़ ग्रेटर देन 5, देन इस वाले को 1.90 लिख सकते हो डायरेक्टली। ये बात आपको नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। 5.86 माइनस 3.2 द आंसर विल बी 2.66। लेकिन इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट, आंसर में भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट होनी चाहिए, जो भी इनमें से मिनिमम है वही होनी चाहिए। तो 1 डिजिट होनी चाहिए पॉइंट के बाद, मतलब ये 6 रहना चाहिए, ये इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको कर देते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करने का रूल क्या होगा, बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 5, तो इससे प्रीवियस डिजिट को 1 इंक्रीज कर दोगे, आंसर 2.7। आपको बात समझ आ रही है ना बच्चों, प्यारे बच्चों, बात समझ गए ना। राउंड ऑफ करने वाला रूल एक बार और बता देता हूँ। राउंड ऑफ करने वाला सिंपल रूल ये है 5.124। आपको इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो इसके नेक्स्ट डिजिट देखो, जस्ट नेक्स्ट, जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उसके जस्ट नेक्स्ट डिजिट देखो। इसमें ऐसे भले ये वैल्यू ऐसे लिखी हो 5.12412, लेकिन आपको 5.12 मतलब 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो उसके जस्ट नेक्स्ट डिजिट देखो, तो नेक्स्ट डिजिट है 4। यदि वो डिजिट लेस देन 5 होती है, यदि वो डिजिट जो जस्ट नेक्स्ट डिजिट जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उसके जस्ट अगली डिजिट देखो, यदि वो लेस देन 5 है तो आप उसको डायरेक्टली लिख दो, यही आंसर हो जाएगा अपना राउंड ऑफ करने के बाद, नो चेंज। ठीक है, यदि वो वैल्यू ग्रेटर देन 5 आ जाती है, यहाँ तक अपने 3 डिजिट तक ही करना था, इससे देखना है, और इससे जस्ट नेक्स्ट डिजिट क्या है 6। यदि ये वैल्यू 5 से बड़ी आ जाती है तो इसकी प्रीवियस डिजिट को 1 बढ़ा दो, अभी आंसर 5.13 हो जाएगा। ओके, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन विल टेक 5.12512। अगेन ये आपको 3, ये यहाँ तक 5.12 तक राउंड ऑफ करना है, मतलब ये नेक्स्ट डिजिट देखो, इसकी क्या है 5, नेक्स्ट डिजिट 5 ही आ गई। अभी तक तो 5 का रूल था 5 से कम या 5 से ज़्यादा, लेकिन 5 ही आ गई तो उसके लिए रूल ये है, यदि 5 के बाद में कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है, यदि 5 के बाद में कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर आ गया तो आप इसको डायरेक्टली 1 इंक्रीज़ कर दो, 5.13 डायरेक्टली आप इसको 1 इंक्रीज़ कर दो। लेकिन ये वैल्यू 1.50 ऐसी हो जाती है, मतलब 5 के बाद अब क्या आ रहा है 0, तो आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, यदि 5 के बाद में 0 आ जाता है, अपने को यहाँ तक राउंड ऑफ करना था, उसकी जस्ट नेक्स्ट डिजिट 5 थी और 5 के बाद में 0 आ रहा है, नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है, अब नॉन ज़ीरो नहीं है 0 आ गया, तो क्या करोगे, यदि 5 से पहले ऑड है तो उसको ब्रॉड करो, इवन है तो जाने दो, ऑड है तो ब्रॉड करो, इवन है तो जाने दो। तो 2 कैसा डिजिट है, इवन, तो इसको 5.12 जाने दो, जैसा का तैसा लिख दो। यदि ये नंबर ऐसा होता 1750, तो 5 के बाद में एक नॉन ज़ीरो आ गया, मतलब 5 वाला रूल लगाना पड़ेगा। वो रूल क्या कहता है, यदि 5 से पहले ऑड है तो ब्रॉड करो, तो 5 से पहले यहाँ पे 7 है जो कि ऑड है, तो आपको ब्रॉड करना पड़ेगा, मतलब उसको 1 इंक्रीज़ करना पड़ेगा, 1 इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यदि इवन होता तो जाने देते, नो टेंशन, जाने दो, यदि ऑड है तो ब्रॉड करो, इवन है तो जाने दो। क्या ये बातें, प्यार भरी बातें जो भी मैंने आपसे अभी अभी करी, क्या ये बातें आपको समझ आई? एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। ठीक है, 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 ठीक। मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2.4 मल्टीप्लाई बाई 2.4, इसका आंसर पहले बताओ कि कितना होगा। ये आपको याद होनी चाहिए, मैं तो डायरेक्टली लिख दूंगा, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। स्क्वायर है 24 का, 24 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 5
कितना आता है ये आता है 24 4 जा 96, 22 2 जा 24 48 और 576, ये वैल्यू आती है 576। लेकिन ये पॉइंट लगे हैं 2.4 मल्टीप्लाई बाई 2.4 है ये, तो ये 5.76 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 22 का स्क्वायर 23, 24, 25 तक याद कर लो, बस 25 तक के स्क्वायर याद कर लो। ठीक है, इजी है। ठीक है, अभी देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल क्या कहता है, उसमें सिर्फ ये देखना होता है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आ रही है उसमें। यदि जिसमें पॉइंट के बाद जिसमें भी मिनिमम डिजिट होंगी उतनी ही डिजिट आंसर में रख दोगे आप। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल अलग है। वो क्या कहता है, आप हर एक टर्म में सिग्निफिकेंट फिगर देखो। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर 2, तो आंसर में भी उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने उनमें से मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ पर दोनों में 2 2 हैं, तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। इसको 5.8 लिख सकते हो यदि राउंड ऑफ करोगे तो, क्योंकि ये वैल्यू 6 है, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो इसके प्रीवियस वैल्यू को 1 बढ़ा दोगे। क्लियर कट, क्लियर कट हो गया। Okay, now we'll take another question, that is 1.21 and 1.1। इसको यदि मैं निकालूं तो इसका आंसर ये आना चाहिए। ये मैंने कैसे निकाला, इसकी एक ट्रिक होती है। यदि किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे निकालते हैं उसका आंसर, लास्ट वाले नंबर को लिख लो, फिर इन दोनों नंबर को ऐड कर दो 3, फिर इन दोनों नंबर को ऐड कर दो फिर 3, और लास्ट में ये 1 लिख दो। बात समझ आई। यदि किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाली डिजिट को एज इट इज लिख दो, ये वाली डिजिट मैंने एज इट इज लिख दी, फिर इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 3, फिर इन दोनों को ऐड कर दो ये हो जाएगा 3, फिर लास्ट वाले नंबर को एज इट इज लिख दो। ये आंसर देखो, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा। ये ट्रिक है 11 से मल्टीप्लाई करने की। अब ये बात हो गई, इसका आंसर 1331 आएगा, ये आप करके देख लो। और इसमें पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लगेगा। ठीक है, अब ये बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें 1.21 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1.1 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में उतने सिग्निफिकेंट होंगे जितने इनमें से मिनिमम सिग्निफिकेंट वाला नंबर है उतने। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 3 है, तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते, तो वहाँ पे क्या देखते हैं, वहाँ पे ये देखते हैं पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट आ रही हैं। तो पॉइंट के बाद में जिसमें भी मिनिमम डिजिट होंगी वो ही मिनिमम डिजिट होनी चाहिए पॉइंट के बाद में आंसर में। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो आंसर में कितने होने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब ये दोनों हटाने पड़ेंगे। ये हटाने के लिए 1.3 तक करना है अपने को, तो 1.3 के बाद में राउंड ऑफ कर देते हैं। 1.3 के बाद में नेक्स्ट टर्म है 3 जो कि लेस देन है 5, तो अपने को इसमें कोई चेंज नहीं करना, 1.3 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर इज 1.3। Any doubt? No, sir. We had no doubt. We are very intelligent peoples. Yes, I know that you are very, very intelligent. अब एक क्वेश्चन थोड़ा डिवाइड वाला देख लेता हूँ। एक डेंसिटी दे रखी है, इसमें मास 2.4 है और इसमें जो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो मास तो ये दे रखा है 2.4 kg और वॉल्यूम दे रखा है वो 1.26 मीटर क्यूब। ठीक है, आंसर kg पर मीटर क्यूब आएगा। अभी मैं इसको यदि डिवाइड करता हूँ, यदि मैं इसको डिवाइड करूँ तो जो आंसर आ रहा है बच्चों, मैं मान लेता हूँ, आप निकाल के देखना उस आंसर को, 1.23125 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है kg पर मीटर क्यूब। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अब देखो डिवीज़न का रूल क्या कहता है और मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है कि आप जिनको भी मल्टीप्लाई कर रहे हो उनमें सिग्निफिकेंट फिगर देख लो, और डिवीज़न जिनका डिवाइड कर रहे हो उनमें सिग्निफिकेंट फिगर देख लो। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2, इसमें कितने हैं, 3, तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जितने मिनिमम इन दोनों में से, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 2 होने चाहिए। मतलब ये सिर्फ दोनों बचने चाहिए, बाकी चीज़ें हटानी पड़ेंगी, ये चीज़ें हटानी पड़ेंगी। हटाने का रूल क्या है कि जहाँ तक अपने को देखना है उससे जस्ट नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म क्या है, 3 इज लेस देन 5, तो ऐसा का ऐसा आंसर लिख देंगे। यदि यहाँ पे 5 से बड़ी टर्म होती तो इसको 1 बढ़ा देते, यदि 5 होता
तो तब भी 1 बढ़ा देते। यदि यहाँ पे 5 भी होता तब भी इसको 1.3 लिखते। क्यों? क्योंकि 5 के बाद में नॉन ज़ीरो नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, तो नॉन ज़ीरो आते ही 1 बढ़ा दोगे। लेकिन 5 के बाद में 0 आता तो 5 वाला रूल लगता। 5 वाला रूल क्या है? यदि 5 से पहले ऑड है तो ब्रॉड करो, 5 से पहले इवन है तो जाने दो, इवन है तो जाने दो, ऑड है तो ब्रॉड करो। बच्चों, बोले बच्चों, प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, ये बात मैंने जो आपको बताई अभी तक, क्या ये मैं आपको समझा भी पाया हूँ या मैं ऐसे ही बक 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 कर रहा हूँ? बताओ, देख लूँ मैं एक बार मेरा वीडियो बन रहा है या नहीं। यस, 30 मिनट्स का वीडियो हो चुका है कंप्लीट। नाउ विल मूव टुवर्ड्स सम मोर क्वेश्चंस। सो मोर क्वेश्चंस आपसे क्या कहते हैं बच्चों, कि क्वेश्चन भी कहते हैं सर। हाँ, आप बातें करके तो देखो बच्चों, एक बार क्वेश्चनों से बातें करके तो देखो। यदि वो आपको अपने दिल की बात ना बता दें तो कहना। तो मैं क्वेश्चन एक ले लेता हूँ। आपको एक रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है, रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है 10 ± 0.1 सेंटीमीटर। ये 10 कौन सी वैल्यू होती है? ट्रू वैल्यू। जो कैसे निकालते हैं? सारी वैल्यूज 10-15 रीडिंग ले लो, उनका एवरेज निकाल लो, वो ट्रू वैल्यू ये होती है। और ये क्या होती है बच्चों? मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए मीन। ये याद है ना आपको? ये डेल्टा ए मीन होती है और ये ट्रू वैल्यू होती है। यदि मैं आपसे सिर्फ ये पूछ लूँ कि इस लेंथ में, इस लेंथ के अंदर, इस लेंथ के प्यारी लेंथ के अंदर रिलेटिव एरर क्या है, तो रिलेटिव एरर क्या होती है? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। ये रिलेटिव एरर हो गई इसकी, बस यही रिलेटिव एरर है। रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। ये यदि मैं पूछ लूँ इसमें परसेंटेज एरर कितनी है, परसेंटेज एरर इन लेंथ, परसेंटेज एरर इन लेंथ, वो हो जाएगी रिलेटिव एरर को बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज एरर आ जाएगी इसमें 1%। ये बात समझ आ गई। लेकिन अपना क्वेश्चन ये नहीं था, ये तो हल्का सा बीच में आपको डेमो दे दिया, डेमो। यदि वो आपसे पूछ लेता है तो ये बता सकते हो। और इसमें आपको रेक्टेंगल की जो विड्थ दे रखी है वो दे रखी है 2 ± 0.2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है बच्चों, आपसे पूछा है कि इसका एरिया निकालो। एरिया 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 निकालो, एरिया निकालो। एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ, मतलब मल्टीप्लाई होते हैं लेंथ और विड्थ। तो सबसे पहले तो एरिया निकाल लेते हैं, 10 × 2, तो इसकी ट्रू वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये तो हो गया एरिया। लेकिन अपन मेजरमेंट लिखने हैं तो पूरा आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा अपने को, a ± डेल्टा ए, मतलब एरिया में एरर निकालनी पड़ेगी अभी अपने को। तो एरिया में एरर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मल्टीप्लिकेशन में एरर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा a बाई ए इक्वल्स टू डेल्टा l बाई एल प्लस डेल्टा b बाई बी। एग्री? यस सर, वी आर एग्री। डेल्टा a की वैल्यू निकालनी है और a की वैल्यू 20, डेल्टा l ये रहा 0.1, L 10 प्लस डेल्टा B 0.2, B की वैल्यू 2। आर यू गेटिंग? तो यहाँ से डेल्टा A की वैल्यू निकालोगे, 20 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 0.1/100, सॉरी 10 प्लस 20 × 0.2/2। यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी 0.2 प्लस 0.1 एंड ये हो जाएगी 2। तो यहाँ से डेल्टा ए की वैल्यू जो आई वो आ गई 2.2। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे एरिया का? एरिया इक्वल्स टू 20, ये 20 वैल्यू आई थी, प्लस माइनस 2.2, प्लस माइनस 2.2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि वो पूछ ले आपसे, अब आपसे ये पूछ ले व्हाट इज़ द रिलेटिव एरर इन एरिया, आपसे ये पूछ ले व्हाट इज़ द रिलेटिव एरर इन एरिया, तो आप एक तो इस आंसर को देख के बता सकते हो 2.2 डिवाइडेड बाई 20, ये रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर पूछ ले एरिया में तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 = 10, 5 2 = 10, 5 2 = 10 और 11%, 11% एरर हो जाएगी, परसेंटेज एरर। ठीक है। दूसरा, यदि रिलेटिव एरर निकालनी है तो ये भी तो रिलेटिव एरर ही है एरिया में, डेल्टा ए बाई ए, ये रिलेटिव एरर ही है ना। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, इस वाली टर्म को, इस वाली टर्म को सॉल्व कर लो।
वही आपकी हो जाएगी क्या, रिलेटिव एरर। और यदि इससे परसेंटेज एरर पूछ ले तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। डेल्टा ए बाई ए ये वैल्यू है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगी। इधर कर दिया तो इधर भी कर दिया, तो ये आ जाएगी 1 प्लस 2 5 10 10 इक्वल टू 11%। देखो यहाँ से भी आंसर वही आ रहा है, और आना भी चाहिए, वही तो चीज़ है, बस वही चीज़ है। तो यहाँ से यदि एरिया में रिलेटिव एरर पूछ रहे आप बता सकते हो, एरिया को फाइनल कैसे लिखोगे वो बता सकते हो, नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा। Now I'll ask one more question. The question is side of square is 10 centimeter and least count of side measuring instrument least count of side measuring instrument is 0.1 centimeter. Find the error, all error, relative error, percentage error, mean absolute error. Find the error in area of square. सबसे पहले मुझे ये बताओ, साइड दे रखी है तो इसको मैं a इक्वस टू 10 प्लस माइनस 0.1 ऐसा लिख दूं क्या? बोलो। देखो ये प्लस माइनस के बाद में जो वैल्यू लिखी जाती है वो क्या होती है, मैक्सिमम एरर। और इस बात को कॉपी में नोट कर लो। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम एरर उसके लीस्ट काउंट के बराबर होती है। यदि बाकी सारी एरर को नेगलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी कौन सी एरर होती हैं, सिस्टमेटिक एरर थी, रैंडम एरर थी, उन सभी एरर को यदि मैं नेगलेक्ट कर दूं, सिर्फ मैं मानता हूं कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में लीस्ट काउंट एरर ही है, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम एरर जो हो सकती है वो उसके लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। ये बात लिख लो। ये IIT JEE का एक क्वेश्चन है इसके ऊपर बहुत अच्छा, जिसमें उसने बोल रखा है कि एक जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी लेंथ इतनी है और उसका लीस्ट काउंट अलग से दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेंथ प्लस माइनस लीस्ट काउंट लिखना पड़ेगा, मतलब जो लीस्ट काउंट है वही उसकी मैक्सिमम एरर होगी। तो यहाँ पर जो एरिया, जो यहाँ पर ये मतलब साइड ऑफ स्क्वायर है, ये साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर जो होगी 10 प्लस माइनस 0.1 लिख दूंगा, क्योंकि जो लीस्ट काउंट होगा इंस्ट्रूमेंट का वही इसकी मैक्सिमम एरर होगी। ठीक है, अब देखो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, क्या आपको ऐसा कोई फॉर्मूला पता है जिसमें बच्चों स्क्वायर वाले टर्म की रिलेटिव एरर वगैरह कुछ ऐसे निकाल सकते हो? इसकी एरर निकालनी होगी तो क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, c इक्वल्स टू a टू दी पावर a, b टू दी पावर b, c टू दी पावर d, f टू दी पावर z। इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा c बाई c इक्वल होता है a डेल्टा a बाई a प्लस b डेल्टा b बाई b प्लस d डेल्टा c बाई c प्लस z डेल्टा f बाई f। ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, घोट के पिला चुका हूँ। क्या मैं आपको ये बता चुका हूँ ना बच्चों? तो डेल्टा ए बाई ए यहाँ पर जो होगा क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए बाई ए। यहाँ पर एरिया में एरर है, एरिया में रिलेटिव एरर आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, डेल्टा ए बाई ए इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई साइड के अंदर डेल्टा ए की वैल्यू, डेल्टा ए होता क्या है, जो एरर होती है उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर है ये, और यहाँ पर कितनी दे रखी है 0.1, और ए मतलब साइड की लेंथ 10। तो यहाँ से जो वैल्यू आती है एब्सोल्यूट एरर की वो आती है बच्चों 0.1/5 यानी कि 1/50। ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट एरर इन एरिया। यदि आपसे पूछ ले बच्चों वो परसेंटेज एरर बताओ एरिया में, तो कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2%। 2% एरर आ जाएगी एरिया के अंदर। ठीक है ना, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं स्क्वायर की जगह मल्टीप्लिकेशन से करना चाहूँ
मुझे नहीं पता स्क्वायर, लेकिन इस छोटी सी क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हो। बड़े बड़े क्वेश्चन है तो स्क्वायर वाली चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो स्क्वायर में होता है वो आगे आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक खेल खेल सकता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि जो साइड है वो a मल्टीप्लाइड बाई ए है, साइड को a मल्टीप्लाई ए रख दूंगा तो एरिया आ जाएगा। तो डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए। दो टर्म को मल्टीप्लाई किया ना तो ऐड कर दोगे ऐसे डेल्टा ए बाई ए। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से डेल्टा ए बाई ए की जो वैल्यू आएगी, डेल्टा ए की वैल्यू है 0.1/10 प्लस 0.1/10, यहाँ से वैल्यू आएगी 0.2/10 यानी कि 1/50, यानी कि 1/50। वही आंसर आ गया ना, वही आंसर आ गया। तो डेल्टा ए बाई ए में परसेंटेज एरर निकालनी हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 100, तो ये आ जाएगी 2%। ऑल राइट, ऑल राइट ना, हाँ ठीक, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, कैसे राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग, दैट इज, इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिल चुकी होगी, बहुत कुछ क्लैरिटी मिल चुकी होगी। नाउ विल टेक वन मोर क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन डेंसिटी। मास आपको दे रखा है, मास आपको दे रखा है 8 ± 0.2 और वॉल्यूम आपको दे रखा है बच्चों 6 ± 0.3। ना द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द डेंसिटी। आपको इसकी डेंसिटी लिखनी है, आपको सिर्फ इसकी डेंसिटी लिखनी है, वो ये पूछ रहा है। तो देखो डेंसिटी लिखनी है तो पहले डेंसिटी निकाल लो। नॉर्मल डेंसिटी क्या हो जाएगी, अच्छा इसको मैं मान लेता हूँ 4, इसको भी मान लेता हूँ 0.1, ठीक है, ये 0.1, ये ऐसे हो गया। तो डेंसिटी नॉर्मल 8/4, 4 2 8, ये डेंसिटी की कौन सी वैल्यू है, मीन वैल्यू, जिसको ट्रू वैल्यू वो बोल सकते हैं। कैसी बोली, ट्रू वैल्यू है ये, ट्रू वैल्यू तो आ गई। लेकिन किसी भी मेजरमेंट को कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे, मतलब डेल्टा रो की वैल्यू भी चाहिए। वो कैसे निकालोगे, रो कैसे डिपेंड है, डिवीज़न हो रहा है यहाँ पर, और डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का रूल सेम होता है। डेल्टा रो बाई रो इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी। यदि वो आपसे पूछे रिलेटिव एरर इन डेंसिटी तो यहीं से निकाल दो, डेल्टा रो बाई रो इक्वल्स टू मास में कितनी एरर है 0.2 की, कितना है 8, प्लस इसमें एरर है 0.1 की और है कितना 4। बस यही रिलेटिव एरर हो जाएगी इसमें। यदि परसेंटेज एरर पूछ ले तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगी। दोनों साइड का मतलब ये ब्रैकेट लगाने के बाद होल से मल्टीप्लाइड होगा, 100 का होल में मल्टीप्लाइड होगा। तो ये बात समझ गए। लेकिन अपने को रिलेटिव और ये एरर नहीं निकालनी डेंसिटी में, अपने को सिर्फ डेल्टा रो की वैल्यू चाहिए ताकि मैं इसको ऐसे लिख पाऊँ। तो डेल्टा रो की वैल्यू निकालनी है, तो रो की वैल्यू मैंने निकाल ही चुका हूँ, ये कितनी आ रही है 2। तो डेल्टा रो अपॉन 2 इक्वल्स टू 0.2/8 प्लस 0.1/4। फर्दर इसको सॉल्व करूँगा तो डेल्टा रो इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, 0.2/8 इंटू 2 प्लस 0.1/4 इंटू 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ये वैल्यू आएगी डेल्टा रो की 0.2/4 प्लस 0.1/2। ओके, देन इट इज 2/40 प्लस 1/20, 2/40 प्लस 1/20, 2/40 प्लस 1/20। तो इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ 40, 2 प्लस 20, 2 जा 40, तो 4/40 इक्वल्स टू 0.1। तो डेल्टा रो की वैल्यू फाइनली जो आई अपने पास 0.1 आई। तो इस डेंसिटी को मैं कैसे लिखूंगा, डेंसिटी इक्वल्स टू रो प्लस माइनस डेल्टा रो, रो प्लस माइनस डेल्टा रो। रो की वैल्यू है 2 प्लस माइनस इसमें एरर आई 0.1, तो ये ऐसे लिख दूंगा, बस यही फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि अभी मुझसे कोई पूछ ले कि रिलेटिव एरर बताओ, तो रिलेटिव एरर क्या होती है, डेल्टा रो बाई रो, बस यही होती है ना। तो ये 0.1 इसमें एरर है, डिवाइड 2, ये रिलेटिव एरर हो गई। कोई मुझसे पूछ ले परसेंटेज एरर बताओ, डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 कर दूंगा मैं, 0.1/2 इंटू 100 कर दूंगा, 55% एरर आ जाएगी। ठीक है,
यहाँ से भी मैं निकाल सकता था रिलेटिव एरर इस वाले फॉर्मूले से, यहाँ से भी निकाल सकता था रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, और फाइनल सॉल्व करके भी मैं निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों बात सेम ही है। अभी तक इसको डाइजेस्ट करो, बचाओ इसको, बचाओ बच्चों, बचाओ बचाओ बचाओ। अब एक नॉर्मल सा छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा क्वेश्चन दे देता हूँ। इफ़ लिखो, इफ़ परसेंटेज एरर इन radius is 5%, then find the percentage error in volume of sphere। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी बात, ये आपको पता होनी चाहिए बात। अब आपको इस रेडियस में एरर दे रखी है और वॉल्यूम में एरर पूछी है, तो सबसे पहले तो इसके लिए फॉर्मूला बताओ। ये स्क्वायर की मतलब पावर 3 की फॉर्म में फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी इक्वस टू 3 डेल्टा आर बाई आर। ये बात समझ आ गई? ये वाली टर्म मैंने छोड़ दी, क्यों? ये वाली टर्म इसलिए छोड़ दी क्योंकि ये वैल्यू ऐसी है, इसमें कोई भी एरर नहीं होती। यदि कोई पूछता है कि किसी कांस्टेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं तो इनफाइनाइट। इसमें यदि कोई पूछ ले कि इस कांस्टेंट टर्म में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि सारी की सारी इसमें भी जो भी वैल्यू आएंगी वो सारी की सारी एक्यूरेट है, उसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। मतलब इस कांस्टेंट में कुछ एरर नहीं है, वो बस यही वैल्यू है, इसमें एरर के चांसेस नहीं है, तो इसमें एरर नहीं हो सकती कांस्टेंट में, तो इसको हटा देंगे। हटा दिया, सिर्फ एरर इसी में होगी, तो ये फॉर्मूला लगा दिया। अब मुझसे पूछ लिया परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, परसेंटेज एरर निकालनी है तो रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई कर दो 100 का, यहाँ पर भी 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। ये रेडियस में परसेंटेज एरर हो गई। इसकी वैल्यू दे रखी है डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 की वैल्यू दे रखी है 5%। डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू नहीं है। यदि डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू होती है तो ये बोलता वो कि रेडियस में रिलेटिव एरर इतनी है, लेकिन अभी इसने रिलेटिव एरर नहीं बोला, इसने बोला परसेंटेज एरर इतनी है। तो ये इस टर्म की वैल्यू दे रखी है टोटल की, तो इस टर्म की वैल्यू दे रखी है 5%, तो वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कितनी हो गई 15%। 15% 70% बात समझ आ गई ना आपको? 15% एरर हो गई, लेकिन बात तो 70% आई ना समझ में आपको? ओके 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 ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ साइड ऑफ क्यूब इज 10 centimeter and least count of measuring instrument is 0.1, least count of measuring instrument is 0.1, then find the percentage error in surface area of cube। सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का? 6a²। 6 साइड्स होती है ना उसकी, एक साइड का a² होता है, तो 6a² होता है सरफेस एरिया। ठीक है, आपसे सरफेस एरिया में परसेंटेज एरर पूछ ली। सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ डेल्टा SA अपॉन SA। SA मतलब सरफेस एरिया, इसको S से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो सिर्फ S से कर देता हूँ, इक्वल्स टू 6। एक कांस्टेंट है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कोई पूछ ले तो कितनी बताओगे? इनफाइनाइट। किसी भी कांस्टेंट में सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं होती। इसमें कोई एरर नहीं होगी तो इस टर्म को हटा देंगे और इसको लिख देंगे 2 डेल्टा A बाई A। आपसे क्या पूछा? परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया। परसेंटेज एरर निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, 2 इंटू डेल्टा A बाई A इंटू 100। डेल्टा ए की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा ए मतलब मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर ही लिखते हैं ना अपन, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, वो क्या होती है? मैक्सिमम एरर ही होती है। मतलब उससे कम एरर तो हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, वो मैक्सिमम एरर ही होती है। और मैंने अभी क्या बताया था, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ही उसकी मैक्सिमम एरर होती है। तो इसमें दे रखा है लीस्ट काउंट 0.1, तो इसकी मैक्सिमम एरर मतलब डेल्टा ए की वैल्यू 0.1। और इस क्यूब की साइड की लेंथ कितनी है? 10 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 2%।
तो सरफेस एरिया में परसेंटेज एरर आएगी 2%। 2%। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स? आपको ये बात समझ आ रही है ना बच्चों? प्यारे भोले 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 बच्चों, ये बात आपको समझ आ रही है ना? अब देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन पे बेस्ड जेई में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। जो मैंने आपको एक t=2π√L/g में पूछा था, t=2π√L/g, जहाँ पर आपसे g में पूछी थी एरर। g में एरर पूछनी है तो g के रूप में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, 4π² L/g को उधर ले जाओ तो g=4π² L/t² आ जाएगा। ठीक है, 4π² एक कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई भी एरर नहीं होगी। इसको यहाँ से गायब करो, तो यदि इसको इसमें एरर लिखनी होगी तो कैसे लिखोगे? ΔG/g = ΔL/L + 2 ΔT/t, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में प्लस ही लगता है, और ऐसे 2 यदि ऊपर था तो बाहर आगे आ जाएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया पहले ही, ऐसे उसने बोल दिया था। ये बात आपको समझ आ गई। और उसने जी में पूछ ली थी कि जी में परसेंटेज एरर कितनी है, तो परसेंटेज एरर के लिए इधर 100 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर 100, और इस वाले पूरे होल टर्म में 100 का मल्टीप्लाई। होल टर्म का मतलब इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई और इधर भी 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, उसने लेंथ में आपको एरर दे दी थी। जैसे लेंथ की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 10 ± 0.1 है, तो ΔL की वैल्यू 0.1 हो जाएगी और L की वैल्यू 10 हो जाएगी। ये बात ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसने क्या बोला था कि टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑक्सीलेशन इज 90 सेकेंड। लेकिन ये जो टाइम पीरियड बाय डेफिनेशन, टाइम पीरियड की डेफिनेशन ये होती है कि एक ऑक्सीलेशन में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। उसने कौन सा टाइम दिया था कि 100 ऑक्सीलेशन में 90 सेकेंड लगते हैं। 100 ऑक्सीलेशन में 90 सेकेंड, तो एक ऑक्सीलेशन में टाइम कितना लगेगा? एक ऑक्सीलेशन में जो टाइम लगता है बच्चों, उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब जो t की वैल्यू है, कैपिटल T की वैल्यू 90/100 होगी इस केस में। याद रखना, उस केस में जो t की वैल्यू 90/100 होगी, ये हमेशा याद रख लेना, टाइम पीरियड की वैल्यू ये होगी। और उसने बोल दिया था कि 100 ऑक्सीलेशन के मेजरमेंट में 100 ऑक्सीलेशन के मेजरमेंट में एरर आती है 1 सेकेंड की। लेकिन यहाँ पे ΔT क्या होती है? एक ऑक्सीलेशन मतलब इस टाइम पीरियड में कितनी एरर आ रही है। ΔT वही है ना, नीचे यदि टाइम पीरियड लिखा है तो ऊपर ΔT क्या होगा? उसी टाइम पीरियड में एरर होगी। यदि 100 ऑक्सीलेशन में 1 सेकेंड की एरर आती है तो एक ऑक्सीलेशन में कितने सेकेंड की एरर आएगी? 1/100। तो यहाँ पर ΔT की वैल्यू 1/100 थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपने लिए कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि यहाँ पर t की वैल्यू 90/100 लेनी है और ΔT की वैल्यू 1/100। डायरेक्टली 1 मत ले लेना, क्योंकि 1 सेकंड की एरर किस में आ रही है? 100 ऑक्सीलेशन में। लेकिन अपने को तो चाहिए टाइम पीरियड में एरर, और टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑक्सीलेशन में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। तो एक ऑक्सीलेशन की एरर चाहिए ना, एक ऑक्सीलेशन में कितनी एरर होगी? 100 ऑक्सीलेशन में 1 सेकंड की एरर है, तो एक ऑक्सीलेशन में 1/100 सेकंड की एरर होगी, 1/100 की। बात समझ में आ गई? इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है जिसको मैं नहीं बताता, ऐसे ΔT/T करके n नीचे n से मल्टीप्लाई, वो मैं नहीं बताऊँ, वो आप याद मत करो, डायरेक्ट ये याद रखो, नहीं तो आप फंस जाओगे, बुरा फंसोगे, तगड़ा फंसोगे। यदि आपको ऐसा दे रखा होता बच्चों, देखो आपको ये बता रखा होता कि 100 ऑक्सीलेशन में टाइम लगता है 90 सेकेंड, तो आप t की वैल्यू तो निकाल सकते थे वहाँ से। जो कैपिटल T की वैल्यू आती वो 90/100 आ जाती, क्योंकि टाइम पीरियड होता है एक ऑक्सीलेशन में कितना टाइम लगा। लेकिन अब दूसरी चीज़ ये लिख रखी होती उसने, दूसरी चीज़ ये लिख रखी होती कि जो एरर है वो 1 ऑक्सीलेशन की दे रखी होती। यदि 1 ऑक्सीलेशन में जो एरर होती है 0.1, यदि मैं मान लेता हूँ डायरेक्ट 1 सेकेंड होती है, यदि एक ऑक्सीलेशन में एरर होती है 1 सेकेंड की, तो अब यहाँ पे 1/100 करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, क्योंकि उसने क्या बोला? एक ऑक्सीलेशन में 1 सेकेंड की एरर है, मतलब टाइम पीरियड में 1 सेकेंड की एरर है, तो डायरेक्टली ΔT की वैल्यू 1 होती है, उस केस में 1/100 नहीं होती। लेकिन क्योंकि अभी इसने ये दे रखा था कि 100 ऑक्सीलेशन में 1 सेकेंड की एरर होती है, 100 ऑक्सीलेशन में 1 सेकेंड की एरर होती है, तो एक ऑक्सीलेशन में कितनी एरर होगी? 1/100। लेकिन उसने ऐसा कर दिया, यदि चालाकी कर दी कि उसने एरर तो दे दी एक ऑक्सीलेशन की, तो आपको डायरेक्ट 1 सेकेंड लेनी होती। डायरेक्ट 1 सेकेंड लेते यदि उसने एक ऑक्सीलेशन की एरर दे, और एरर तो दे देता एक ऑक्सीलेशन की और टाइम पीरियड दे देता 100 ऑक्सीलेशन का। तो टाइम पीरियड पहले आपको निकालना पड़ता, टाइम पीरियड निकालना पड़ता 90/100 करके, और
डेल्टा टी की जगह डायरेक्ट 1 सेकेंड पुट करते इस केस में, यदि उसने बोला होता कि एक ऑक्सीलेशन में इतनी एरर है। तो ये बात आपके समझ में आ गई ना बच्चों, बात समझ आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से थैंक यू सो मच, बाय बाय।